नमस्कार। आरएएस एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत। आज हम एनवायरमेंट इकोलॉजी टॉपिक ओजोन परत क्षरण के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। अ, वैसे क्या ये सोचना थोड़ा अजीब नहीं लगता कि मतलब जो गैस हमारे शहरों में ट्रैफिक के बीच एक जानलेवा स्मॉग बनाती है, ठीक वही गैस अंतरिक्ष की सीमा पर एक ढाल बनकर इस पूरी पृथ्वी को भस्म होने से बचा रही है। बिल्कुल, और ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरे विषय को इतना आकर्षक बनाता है। आज की हमारी इस डीप डाइव का केंद्र केवल समस्या को ऊपर ऊपर से जानना नहीं है। हम सीधे उन वैज्ञानिक कारणों और वैश्विक संधियों की गहराई में उतरेंगे जो विशेष रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और अगर हम नोट्स के हिसाब से चलें तो रसायन विज्ञान से शुरुआत करना सबसे सही रहेगा। मतलब ओजोन असल में है क्या? अगर मैं सही हूं तो रासायनिक रूप से ये O3 है, ऑक्सीजन की 3 परमाणु। एकदम सही। हम जो सांस लेते हैं वो सामान्य ऑक्सीजन O2 है, लेकिन जैसे ही इसमें एक अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, इसका पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। मतलब एक परमाणु जुड़ते ही गैस का पूरा कैरेक्टर बदल गया। मुझे यहाँ एक एनालॉजी याद आ रही है। जैसे सर्दियों में बाहर अलाव जलाकर आग सेंकना बहुत सुकून देता है ना? वो आग जीवन रक्षक होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर वही आग घर के अंदर या बेडरूम में लग जाए तो वो एक जानलेवा खतरा बन जाती है। तो ओजोन के साथ भी क्या ऐसा ही, मतलब क्या ये पूरी तरह लोकेशन का खेल है? ये आग वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। ओजोन के मामले में भी उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वो मौजूद कहाँ है। पहली स्लाइड के आधार पर अगर हम वायुमंडल की परतों को समझें, तो पृथ्वी की सतह से लगभग 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल स्थित है, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अच्छा, 16 से 25 किलोमीटर ऊपर। हाँ, और यहाँ जो ओजोन है वो हमारी गुड ओजोन है। ये प्राकृतिक रक्षक है जो सूरज से आने वाली खतरनाक यूवी किरणों को, यानी पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। और अगर ये गुड ओजोन हमारे बेडरूम में आ जाए, मेरा मतलब है पृथ्वी की सतह पर आ जाए, तो ये बैड ओजोन बन जाती है। पृथ्वी के बिल्कुल करीब की जो परत है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, वहां इसका प्राकृतिक रूप से कोई काम नहीं है। लेकिन देखिए, जब वाहनों और कारखानों का धुआं सूरज की रोशनी से रिएक्ट करता है तो ये ओजोन बन जाती है, और यहाँ नीचे ये एक बेहद खतरनाक प्रदूषक है। ओ मतलब यहाँ ये सांस की बीमारियों का कारण बनती है। बिल्कुल, ये हानिकारक स्मॉग बनाती है और हमारे फेफड़ों के लिए घातक है। सही कहा। अब अगर हम थोड़ा परीक्षा के तथ्यों पर ध्यान दें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इन यूवी किरणों की पोजीशन कहाँ होती है? और ये इतनी खतरनाक क्यों है कि हमें एक पूरी ढाल की जरूरत पड़ गई? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्रम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सबसे अधिक ऊर्जा वाली गामा किरणें होती हैं, फिर एक्सरे, और उनके ठीक बाद आती हैं ये यूवी किरणें। अच्छा। और इसके बाद आता है विजिबल लाइट, यानी वो प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं। यूवी किरणों की वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ये ऊर्जा इतनी तीव्र है कि ये सीधे जीव जंतुओं की कोशिकाओं में घुसकर उनके डीएनए को तोड़ सकती है। डीएनए को ही तोड़ देती है? बाप रे, फिर तो समताप मंडल की वो ओजोन ढाल वाकई हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर ये गैस हमारे सिल से 20 किलोमीटर ऊपर है और वो भी पूरी तरह से अदृश्य है, तो विज्ञान इसे मापता कैसे है? इसके लिए हम कौन सा पैमाना इस्तेमाल करते हैं? ये एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक अचीवमेंट है। अगली स्लाइड में भी ये साफ मेंशन्ड है कि ओजोन की कुल सांद्रता को मापने के लिए जिस मानक इकाई का इस्तेमाल होता है उसे डॉब्सन यूनिट या डीयू कहते हैं। डॉब्सन यूनिट। ये सुनने में तो किसी वजन या दूरी जैसा लग रहा है। एक डॉब्सन यूनिट असल में है कितना? इसे ऐसे विजुअलाइज करते हैं, मान लीजिए कि हम जमीन से अंतरिक्ष तक एक सीधा कॉलम लेते हैं, उसमें जितनी भी ओजोन है उसे खींचकर जमीन पर ले आए। ठीक है, ले आए। अब 0 डिग्री तापमान और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक डॉब्सन यूनिट का मतलब होगा ओजोन की सिर्फ 0.01 मिलीमीटर मोटी परत। वेट क्या? सिर्फ 0.01 मिलीमीटर? ये तो कागज से भी बहुत पतला है। हाँ, और अगर अणुओं की बात करें तो एक डीयू में 1 वर्ग मीटर के अंदर 2.69 इंटू 10⁻20 अणु होते हैं। इसे पार्ट पर बिलियन में भी मापा जाता है, जहां एक डीयू 1 पीपीबी के बराबर होता है। तो पूरे समताप मंडल में कुल कितनी ओजोन होती है? औसतन ये लगभग 300 डॉब्सन यूनिट होती है, मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 3 मिलीमीटर मोटी परत। सिर्फ 3 मिलीमीटर?
और ये पूरी दुनिया को बचा रही है। ये सच में हैरान करने वाला है। लेकिन इस 3 मिलीमीटर को नापने वाले उपकरण कौन से हैं? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, परीक्षा के लिए 3 प्रमुख उपकरणों के नाम याद रखने हैं। पहला है डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये जमीन से आसमान की ओर देखता है और यूवी किरणों के एब्जॉर्प्शन को मापता है। अच्छा, मतलब जो किरणें जमीन तक पहुंच गईं, उनकी स्टडी करके। और बाकी 2? दूसरा है द ब्रूअर ओजोनोमीटर, जो डॉब्सन का ही आधुनिक रूप है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है TOMS, यानी टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। टॉम्स। राइट। हाँ। और ये नासा का एक उपग्रह आधारित उपकरण है जो अंतरिक्ष से पूरी पृथ्वी की ओजोन को मैप करता है। शानदार। अब चूंकि हम मापन समझ चुके हैं, तो उस शब्द पर आते हैं जिसने 80 और 90 के दशक में पूरी दुनिया में दहशत फैला दी थी, ओजोन छिद्र या ओजोन होल। क्या ये सच में आसमान में कोई ऐसा भौतिक छेद है जहां कुछ भी नहीं बचा? नहीं, ये कोई खाली छेद नहीं है। छेद बस मीडिया का दिया हुआ नाम है। वैज्ञानिक भाषा में जब समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता 220 डॉब्सन यूनिट से कम हो जाती है, तो उस इलाके को ओजोन छिद्र कहा जाता है। तो थ्रेशोल्ड 220 DU है। यह आंकड़ा नोट्स में भी रेटेड है। लेकिन क्या ये परत पूरी पृथ्वी पर एक साथ पतली होती है? बिल्कुल नहीं, और यही भूगोल की भूमिका आती है। ये छेद मुख्य रूप से दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका पर बनता है, और इसका एक खास मौसम है। वो मौसम कौन सा है? सर्वाधिक क्षरण अगस्त के अंत से लेकर अक्टूबर की शुरुआत तक होता है। अच्छा, जब वहां वसंत ऋतु आ रही होती है। और उत्तरी गोलार्ध का क्या सीन है? उत्तरी गोलार्ध में पैटर्न अलग है। वहां ओजोन परत की मोटाई मार्च और अप्रैल में सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा नीचे वाली बैड ओजोन में दैनिक बदलाव भी होता है। वो कैसे? क्योंकि नीचे वाली ओजोन सूरज की रोशनी में धुएं के रिएक्शन से बनती है, इसलिए दिन में इसका स्तर बढ़ जाता है और रात में घट जाता है। तो ऊपर वाली साल में एक बार पतली होती है और नीचे वाली रोज बनती बिगड़ती है। बहुत ही स्पष्ट अंतर है। अब अंकारण और रासायनिक प्रक्रिया वाली स्लाइड पर आते हैं। ओजोन के इस विनाश के पीछे सबसे बड़ा विलन किसे माना जाता है? सबसे बड़ा विलन है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो CFC है, हाँ। इसका इतना अंधाधुंध इस्तेमाल क्यों होता था? क्योंकि उस समय उद्योगों के लिए इसके गुण किसी जादू जैसे थे। ये रसायनों में जंग नहीं लगाते थे, इनमें आग नहीं लगती थी, ये जहरीले नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, इनकी रासायनिक स्थिरता बहुत हाई थी। मतलब ये किसी और चीज के साथ रिएक्ट ही नहीं करते थे? बिल्कुल, कोई रिएक्शन नहीं, इसलिए कोई खतरा नहीं लगा। इसीलिए इन्हें धड़ल्ले से फ्रिज, AC, एरोसॉल स्प्रे, परफ्यूम, आग बुझाने वाले उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक सॉल्वेंट्स में इस्तेमाल किया गया। लेकिन यही स्थिरता तो श्राप बन गई ना। नीचे ये रिएक्ट नहीं किए, लेकिन उड़कर ऊपर चले गए। ऊपर समताप मंडल में ये केमिकल चेन रिएक्शन कैसे तबाही मचाता है? देखिए, प्राकृतिक रूप से यूवी किरणें ओजोन को तोड़ती हैं और वो फिर से जुड़ जाती हैं। ये एक बैलेंस है। लेकिन जब CFC ऊपर पहुंचते हैं, तो शक्तिशाली यूवी किरणें CFC को तोड़ देती हैं और उसमें से निकलता है एक सक्रिय क्लोरीन। सक्रिय क्लोरीन, यही असली अपराधी है। और ओजोन टूट जाती है। फिर वो क्लोरीन उस ऑक्सीजन को कहीं और छोड़ता है और खुद फिर से आजाद हो जाता है नई ओजोन को तोड़ने के लिए। ओह, मतलब एक चेन बन जाती है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है, मैंने नोट्स में पढ़ा था कि सिर्फ एक सक्रिय क्लोरीन परमाणु लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। एकदम सही, 1 लाख अणु। इसीलिए जमीन से निकले थोड़े से CFC ने ऊपर इतनी तबाही मचाई। और सिर्फ CFC नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल के कण, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे हैलोजन भी जिम्मेदार हैं। और एक फैक्ट ये भी है कि ब्रोमीन गैस ओजोन को नष्ट करने में क्लोरीन से भी ज्यादा खतरनाक है ना? बिल्कुल, ब्रोमीन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्योंकि इंसान ने हवा में क्लोरीन बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ी है, इसीलिए मुख्य विलन क्लोरीन ही है। समझ गया। अब एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल। कारखाने, फ्रिज, AC ये सब तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा थे, जैसे अमेरिका, यूरोप, चीन। प्रदूषण यहां से निकला, तो फिर ये ओजोन छिद्र दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका में ही क्यों बना? ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसका जवाब है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल यानी PSCs। PSCs ये क्या होते हैं? देखिए,
सामान्य परिस्थितियों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन उस सक्रिय क्लोरीन को फंसा लेते हैं। वे उसे HCl और क्लोरीन नाइट्रेट जैसे स्थायी यौगिकों में बदल देते हैं, जिससे ओजोन का क्षरण रुक जाता है। अच्छा, तो वो क्लोरीन को कैद कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अंटार्कटिका में क्या होता है? वहाँ भयंकर सर्दियों में तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है और समताप मंडल में बर्फीले बादल यानी PSCs बन जाते हैं। और ये बादल क्या करते हैं? ये बादल उन स्थायी यौगिकों को एक सरफेस, एक सतह दे देते हैं। वहाँ पूरी सर्दियों में रिएक्शन होता है और आणविक क्लोरीन गैस के रूप में जमा हो जाती है। मतलब एक टाइम बॉम्ब सेट हो जाता है पूरी सर्दियों में। बिल्कुल। और जैसे ही बसंत ऋतु आती है, सूर्य की पहली किरण के साथ वो आणविक क्लोरीन टूटती है और भारी मात्रा में सक्रिय क्लोरीन एक साथ मुक्त हो जाती है, जिससे अचानक बहुत तेजी से ओजोन का क्षरण होता है। क्या बात है, ये पूरी साइंस किसी थ्रिलर मूवी जैसी है। खैर, अगर ये ढाल पतली हो रही है तो जमीन पर मौजूद जीवन पर इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? प्रभाव बहुत गंभीर है। इंसानों में बात करें तो मोतियाबिंद की समस्या, त्वचा कैंसर, कमजोर इम्यूनिटी और DNA को सीधा नुकसान होता है। और समुद्री जीवन पर? जलीय पारिस्थितिकी में ये पादप प्लवकों यानी फाइटोप्लैंक्टन को मार देती है, और अगर वो मर गए तो पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला ही ढह जाएगी, क्योंकि सब उन्हीं पर निर्भर है। बिल्कुल। और पौधों की विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। साथ ही प्लास्टिक जैसी चीजों का बहुत तेजी से डिग्रेडेशन होने लगता है। तो समस्या तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अब समाधान वाली स्लाइड पर चलते हैं। जब ये संकट सामने आया तो दुनिया ने क्या किया? इसकी शुरुआत हुई 1985 के वियना कन्वेंशन से। ये पहला प्रयास था, रूपरेखा बनी, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। मतलब कोई सजा नहीं थी, बस वादा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। हाँ, 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है। 16 सितंबर को इस पर हस्ताक्षर हुए, इसीलिए हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। और ये 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी था। बिल्कुल। इसका लक्ष्य था CFC के उत्पादन को रोकना। फिर 1992 में कोपेनहेगन संशोधन आया, जिसने विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की। यहाँ भारत की बात करना भी जरूरी है। भारत ने 2008 में ही CFC का उपयोग पूरी तरह बैन कर दिया था, जो कि तय सीमा से पहले था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल थी। तो यहाँ तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अगली स्लाइड के हिसाब से यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, ट्विस्ट ये है कि हमने CFCs की जगह HFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और ये HFCs ओजोन के लिए सुरक्षित थे। ओजोन के लिए तो सुरक्षित थे, उनकी ODP 0 थी, लेकिन ये भयानक ग्रीन हाउस गैसें निकलीं। इनकी ग्लोबल वार्मिंग करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। ओह, मतलब आसमान का छेद भरा तो जमीन को भट्टी बना दिया। फिर इस गलती को कैसे सुधारा गया? इसके लिए 2016 में किगाली समझौता हुआ। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 28वीं बैठक थी। इसका मुख्य उद्देश्य HFCs के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना था, ताकि 2100 तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक रोका जा सके। और भारत ने इसे 2021 में अनुसमर्थन दिया। सही। इसमें कटौती के लक्ष्य बांटे गए हैं। विकसित देशों को 2036 तक 85% कटौती करनी है। चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को 2045 तक 80%। और भारत और अन्य विकासशील देशों का लक्ष्य क्या है? और HFCs के विकल्प के रूप में अब HFOs यानी हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन का इस्तेमाल भविष्य का रास्ता है, क्योंकि इनकी ODP भी 0 है और ग्लोबल वार्मिंग क्षमता भी निम्न है। ये बहुत ही सटीक जानकारी है। तो जैसा कि नोट्स में तय है, क्या हम अंत में 1 मिनट का क्विक रिवीजन कर सकते हैं? जरूर। तो देखिए, समताप मंडल की अच्छी ओजोन डॉप्सन इकाई में इसका मापन, CFC और सक्रिय क्लोरीन का विनाशकारी लूप, अंटार्कटिका में ध्रुवीय बादल यानी PSCs का प्रभाव, और वैश्विक प्रयासों में वियना कन्वेंशन से लेकर 1987 के सफल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 2016 के किगाली समझौते तक का सफर। बहुत बढ़िया। और जो भी श्रोता पर्यावरण अध्ययन की ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि ये श्रृंखला यहीं नहीं रुकने वाली है। दूसरा वीडियो जल्द ही मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन पर आने वाला है। आपको ऐसे ही RAS नोट्स आधारित वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल RAS एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ ही PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RAS एग्जाम प्रेप से भी जुड़ें।
और अंत में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि इंसान ने अनजाने में पृथ्वी के सुरक्षा कवच में छेद कर दिया, लेकिन जब पूरी दुनिया एक साथ आई तो हमने उसे ठीक भी कर लिया। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम जलवायु परिवर्तन जैसी आज की भयंकर चुनौतियों के लिए भी ऐसा ही एकजुट संकल्प दिखा पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है। इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।